हेलो दोस्तों, आज एक नए टॉपिक के साथ मैं पुनः उपस्थित हूँ। रुधिर वर्ग और गुणात्मक विकल्पी। रुधिर वर्ग दरअसल देखिए तो गुणात्मक विकल्पी का भी उदाहरण है, समप्रभाविता का भी यानी कोडोमिनेंस का भी उदाहरण है और प्रभाविता अप्रभाविता का भी उदाहरण है। अब रुधिर वर्ग की जो खोज की थी यानी रुधिर वर्ग ए, रुधिर वर्ग बी, रुधिर वर्ग ओ की जो खोज की थी 1901 में कार्ल लैंडस्टीनर महोदय ने करी थी। लेकिन रुधिर वर्ग यानी ब्लड ग्रुप ए बी की खोज डी कैस्टिलो स्टीनी ने 1902 में करी थी। और ये रुधिर वर्ग जो है यह जीन आई के द्वारा नियंत्रित होता है, जिसके 3 अलिल्स पॉपुलेशन में यानी समष्टि में पाए जाते हैं, आई ए, आई बी और I0। आई ए आई बी जो जीन है अलिल है, आई ए और आई बी यह एक दूसरे के समप्रभावी हैं। अर्थात अगर यह दोनों एक साथ उपस्थित रहेंगे तो यह भी अपना काम करेगा और यह भी अपना काम करेगा, यानी दोनों स्वतंत्र रूप से अपना अपना काम करेंगे। लेकिन यह जीन जो है वो दोनों की उपस्थिति में अपने प्रभाव को नहीं दिखा पाता है, अर्थात ये अप्रभावी होता है। यह जीन और इस जीन एक साथ रहेंगे तो यह अपना प्रभाव दिखाएगा, यह नहीं दिखा पाएगा। उसी तरीके से ये जीन और ये जीन जब रहेगा यानी आई ए और आई ओ जब रहेगा तो आई ओ अपना प्रभाव नहीं दिखा पाता है, आई ए अपना प्रभाव दिखाता है, तो ये अप्रभावी होता है। तो ये ओ शब्द जो यहाँ लिया गया है ये ओहने शब्द से लिया गया है, जिसका मतलब होता है विदाउट या जीरो। अब पॉपुलेशन में कुल जीनोटाइप कितने पाए जाते हैं, इसके लिए सूत्र हम पिछले वीडियो में आपको बताया था कि कुल जीनोटाइप्स की संख्या कितनी होगी। तो n ब्रैकेट में n+1/2, जहाँ पे n क्या होगा, कुल अलिल्स की संख्या। तो कुल अलिल्स की संख्या हम लोग देख चुके हैं कि 3 अलिल्स पाए जाते हैं यहाँ पे, ये आई ए, आई बी और I0। तो अब 3 को हम n की जगह पे रख देंगे तो ये 3 ब्रैकेट में 3+1 3+1/2, तो 3 1 4, तो 3 1 4 ब्रैकेट में हो गया और 3 बाहर, ये 2, तो 4 का गुणा 3 में करेंगे तो 12/2, ये 6 प्रकार के अलील पाए जाएंगे। तो ये 6 प्रकार के अलील को हम लोग देख लेते हैं। क्या है, आई ए आई ए, आई ए I0, आई बी आई बी, आई बी I0, आई ए आई बी और I0 I0। तो इसको किसी किसी बुक में आप देखेंगे तो ए ओ, बी यानी आई नहीं दिया रहता है। तो इन 6 प्रकार के जो जीनोटाइप्स पॉपुलेशन में पाए जाते हैं, तो पॉपुलेशन यानी समष्टि के एक व्यक्ति में यानी कोई भी जो व्यक्ति होगा उसके पास इन 6 में से कोई एक जीनोटाइप उपस्थित होगा। और यह रुधिर वर्ग जो होगा, रुधिर वर्ग के लिए जो जीन पाया जाता है प्रत्येक व्यक्ति में, वह गुणसूत्र नंबर 9 के लंबी भुजा पर उपस्थित होता है। दोस्तों, यह एक आरबीसी का चित्र हमने लिया है। ये आरबीसी की प्लाज्मा मेम्ब्रान है, ये आरबीसी का केंद्रक है। तो इस केंद्रक के अंदर ये गुणसूत्र नंबर 9 को हमने प्रदर्शित किया है। इसके पहले हम ये जान लेते हैं कि जितनी भी आरबीसी का विकास हो रहा होता है तो इस पर मिलियंस एच मॉलिक्यूल्स उपस्थित होते हैं। ये हमने 2 प्रदर्शित किया है, लेकिन ऐसे मिलियंस पाए जाते हैं जिसको कि एच मॉलिक्यूल्स या एच एंटीजन कहते हैं। अब क्या होगा कि इस गुणसूत्र नंबर 9 के लंबी भुजा पर इस जगह पर रुधिर वर्ग के लिए जो जीनोटाइप्स पाया जाएगा, अगर उस 6 प्रकार में से कोई एक प्रत्येक व्यक्ति में पाया जाएगा, अगर इसमें यह जीनोटाइप या यह जीनोटाइप दोनों में से कोई एक अगर इस लोकस पर उपस्थित होगा तो ये एंजाइम बनाएगा N-एसिटिल गैलेक्टोसामीन ट्रांसफरेज। यानी यह जीन जब एक्टिव होगा यानी उपस्थित रहेगा तो एक्टिव होगा, तो यह एंजाइम बनाएगा N-एसिटिल गैलेक्टोसामीन ट्रांसफरेज। और यह एंजाइम जो होगा इस लोकस पर क्या करेगा कि N-एसिटिल गैलेक्टोसामीन को स्थानांतरित कर देगा। और जब यहाँ पे N-एसिटिल गैलेक्टोसामीन
H मॉलिक्यूल्स पर जुड़ जाएगा तब इस पूरे को कहेंगे एंटीजन ए। तो एंटीजन ए क्या हो गया? H मॉलिक्यूल्स प्लस N एसिटिल गैलेक्टोसामीन दोनों जब आपस में जुड़ते हैं तब एंटीजन ए का निर्माण हो जाता है। अब जिस व्यक्ति के आरबीसी के प्लाज्मा मेम्ब्रान पर अगर एंटीजन ए उपस्थित रहता है तो ये माना जाता है कि यह रुधिर वर्ग ए है, अर्थात रुधिर वर्ग का जो विभाजन किया गया है वह आरबीसी पर उपस्थित एंटीजन के आधार पर, अगर एंटीजन ए उपस्थित है तो वह रुधिर वर्ग ए होगा। इसी तरीके से हम दूसरे में आते हैं, तो यह दूसरे व्यक्ति का हमने ले लिया है, सपोज करिए आरबीसी, उसी तरीके से ये प्लाज्मा मेम्ब्रान है, उसी तरीके से ये केंद्रक है और उसी तरीके से ये गुणसूत्र नंबर 9 जो प्रत्येक व्यक्ति में एक जोड़ा पाया जाता है। तो गुणसूत्र नंबर 9 के इस जोड़े में के लंबी भुजा पर इस जगह पे अगर यह जीनोटाइप या यह जीनोटाइप यानी बीबी या बीओ अगर उपस्थित है तो यह जीन गैलेक्टोज ट्रांसफरेज नामक एंजाइम बनाता है और इस एंजाइम की उपस्थिति में गैलेक्टोज यहाँ पे जाकर के जुड़ जाता है। अब जब गैलेक्टोज यहाँ पर जाकर के जुड़ेगा तब यह H एंटीजन मॉलिक्यूल्स प्लस गैलेक्टोज ये बन जाता है एंटीजन बी, और जिस आरबीसी पर एंटीजन बी उपस्थित रहता है उसको रुधिर वर्ग बी कहा जाता है। तो ये हमने पहले ही बता दिया है दोस्तों कि यह एक नहीं होता है, मिलियन होते हैं और इस तरह से मिलियन के ऊपर इस तरह से गैलेक्टोज जुड़ता है तो मिलियन, तो अगर एंटीजन बी उपस्थित है तो रुधिर वर्ग बी कहा जाता है। और इधर हमने बताया कि अगर ए उपस्थित है तो रुधिर वर्ग ए होगा। इसी तरीके से एक तीसरे व्यक्ति का हम अगर आरबीसी लेते हैं और उसके गुणसूत्र नंबर 9 पे यह जीनोटाइप उपस्थित है यानी ए और बी यानी IA और IB, तो हमने आपको बताया था कि यह दोनों एक दूसरे से समप्रभाविता प्रदर्शित करते हैं, अर्थात यह भी अपना काम करेगा यह भी अपना काम करेगा। तो इसके पहले हम लोग देख चुके हैं कि जीन ए जो है यानी IA है वह N एसिटिल गैलेक्टोसामीन ट्रांसफरेज नामक एंजाइम बनाता है और बी जो है वह गैलेक्टोज ट्रांसफरेज बनाता है। तो जब यह एक्टिव होगा तब ये क्या करेगा, यहाँ पे गैलेक्टोज को जोड़ देगा, H एंटीजन या H मॉलिक्यूल्स के ऊपर ये गैलेक्टोज जोड़ेगा, और जब N एसिटिल गैलेक्टोसामीन ट्रांसफरेज एक्टिव होगा तब इस जगह पे क्या जोड़ देगा, इस जगह पे जोड़ देगा N एसिटिल गैलेक्टोसामीन को जोड़ देगा। तो ये आपका क्या बन गया, A एंटीजन और दूसरा जिस पर गैलेक्टोज जुड़ा हुआ है तो वो बन गया B एंटीजन। इस तरह से दोस्तों जिस आरबीसी के प्लाज्मा मेम्ब्रान पर एंटीजन A और एंटीजन B दोनों उपस्थित होते हैं उसको रुधिर वर्ग AB कहा जाता है। तो यह एंटीजन A और B दोनों उपस्थित है तो उसको रुधिर वर्ग AB कहेंगे। ये दोस्तों चौथे व्यक्ति की आरबीसी को हमने लिया है। इसके आरबीसी के 9वें गुणसूत्र के जोड़े पे यह जीनोटाइप अगर होगा तब यह क्या है, अप्रभावी है। दूसरे शब्दों में कह लीजिए कि ये दोनों अलील जो हैं ये निष्क्रिय अवस्था में हैं। तो अगर निष्क्रिय अवस्था में इस जगह पे उपस्थित होंगे तो यह कोई भी एंजाइम का निर्माण नहीं कर पाएंगे। तो ये अप्रभावी जीन है, इसलिए नो एंजाइम। अगर कोई भी एंजाइम नहीं होगा तब इसके सरफेस पे सिर्फ और सिर्फ ये क्या पाया जाएगा, H एंटीजन उपस्थित होगा। तो अगर सिर्फ और सिर्फ H एंटीजन उपस्थित होता है यानी इसके प्लाज्मा मेम्ब्रान पर मिलियंस सिर्फ और सिर्फ H एंटीजन उपस्थित हैं, इसलिए इस रुधिर वर्ग को रुधिर वर्ग O कहते हैं। अर्थात न तो इसके प्लाज्मा मेम्ब्रान पर एंटीजन A है न तो एंटीजन B है, सिर्फ H एंटीजन है, इसलिए इसको रुधिर वर्ग O कहते हैं। अब आ जाइए दोस्तों एंटीबॉडी देखते हैं।
तो एंटीबॉडी को प्रतिरक्षी, हिंदी में प्रतिरक्षी कहते हैं और इंग्लिश में एंटीबॉडी या एग्लूटाइनिन कहते हैं। तो लैंडस्टीनर महोदय ने यह पता लगाया था कि दो प्रकार के प्रतिरक्षी पाए जाते हैं, अर्थात एंटीबॉडी दो प्रकार के पाए जाते हैं, एंटीबॉडी ए या इसी को एंटी ए कहते हैं और दूसरा है एंटीबॉडी बी या एंटी बी। यह एंटीबॉडी जो होते हैं यह हमारे रुधिर के प्लाज्मा में उपस्थित होते हैं, ये रुधिर के प्लाज्मा में पाए जाते हैं, यानी एंटीजन आरबीसी के प्लाज्मा मेम्ब्रान पर और एंटीबॉडी जो होती है वो रुधिर के प्लाज्मा में पाई जाती है। अब यहाँ पे दो क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा कि जो व्यक्ति के आरबीसी पर एंटीजन ए होता है तो उसके प्लाज्मा में एंटीबॉडी ए का निर्माण नहीं होता है, एंटीबॉडी बी का निर्माण होता है, यानी जो एंटीजन है वो एंटीबॉडी नहीं बनेगी, उसकी दूसरी एंटीबॉडी उसमें बनती है। ऐसा क्यों होता है? दोस्तों, इस सामान्य से चित्र के द्वारा हम आपको बताएंगे कि किस व्यक्ति में क्या रुधिर वर्ग रहने पर कौन सा प्रतिरक्षी यानी एंटीबॉडी बनता है, कौन सा नहीं बनता है। यह सपोज करिए कि एक व्यक्ति है ए जिसके आरबीसी के प्लाज्मा मेम्ब्रान पर एंटीजन ए उपस्थित है, अर्थात यह व्यक्ति रुधिर वर्ग ए वाला व्यक्ति है। अब इसमें प्रतिरक्षी जो दोनों प्रकार की पाई जाती हैं, कौन सी बनेगी कौन सी नहीं बनेगी, इसका निर्धारण कैसे होता है, इसको हम सामान्य चित्र से आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। अब ये सपोज करिए कि हमारा इम्यून सिस्टम का हेडक्वार्टर है, यानी जो हमारे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली है उसका हेडक्वार्टर है, जहाँ पे प्रतिरक्षा कोशिकाओं का विकास होता है। तो हमारे शरीर में जो प्रतिरक्षा का काम करती है वो WBC की कोशिकाएं करती हैं, उसमें से लिम्फोसाइट में विशेष प्रकार के प्रतिरक्षी गुण पाए जाते हैं। तो ये असंख्य जो है ढेर सारी WBC की लिम्फोसाइट की कोशिकाएं हमारे शरीर में उपस्थित होती हैं और उन सभी लिम्फोसाइट की कोशिकाओं के प्लाज्मा मेम्ब्रान पर इस तरह से विशेष प्रकार के एंटीजन को पहचानने के लिए ग्राही पाए जाते हैं, रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। इस रिसेप्टर्स के द्वारा अपने एंटीजन को ये पहचान करके यह एक्टिव होती है और फिर ये एंटीबॉडी का निर्माण करती है, अर्थात उस एंटीजन को मारने के लिए काम करती है। अब इस शब्द को देखिए, प्रतिरक्षी ए, यानी यह ए से रक्षा करने वाली एंटीबॉडी है। तो ए से रक्षा करने का मतलब एंटीजन ए आने पर उससे रक्षा करेगी। तो यानी एंटीजन ए जब भी आएगा तब यह प्रतिरक्षी ए बन करके उसको एंटीजन ए को समाप्त करने का काम करेगा। उसी तरीके से प्रतिरक्षी बी है, इसका मतलब यह है कि एंटीजन बी से ये रक्षा प्रदान करेगी। प्रतिरक्षी बी यानी एंटीजन बी से प्रतिरक्षा का काम करेगी ये। तो यानी जब एंटीजन बी आएगा तब यह एंटीबॉडी बनेगा और उस एंटीजन बी को समाप्त कर देगा ये। अब यहाँ पे आइए कंसेप्ट को हम देखते हैं कि सपोज करिए कि इस व्यक्ति के आरबीसी पर एंटीजन ए है और इसके इम्यून सिस्टम में जब यह जाएगा तो कोई न कोई एक इस एंटीजन को पहचानेगा, कोई न कोई। जैसे सपोज करिए इसके पास गया, इसने नहीं पहचाना, इसके पास गया तो ये इसको पहचान करके ये एक्टिव हो गया। और जब ये एक्टिव हो जाएगा तब क्या करेगा, इसके लिए एंटीबॉडी बनाएगा। तो यह जब एक्टिव होगा तो इस एंटीजन ए के लिए एंटीबॉडी ए का निर्माण करेगा। तो जो कोशिकाएं जिस व्यक्ति के आरबीसी पर एंटीजन ए होगा उस व्यक्ति के शरीर में विकास कर रहे ऐसे लिम्फोसाइट जो कि इस एंटीजन से सक्रिय होंगे उसको या तो समाप्त कर दिया जाता है या तो उसको निष्क्रिय कर दिया जाता है। इसलिए इस व्यक्ति में जिसके आरबीसी के सरफेस पर एंटीजन ए है उसमें कभी भी एंटीबॉडी ए का निर्माण नहीं होता है, अर्थात इस एंटीबॉडी का निर्माण इस व्यक्ति में नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एंटीबॉडी ए बनाने वाली सारी कोशिकाओं को समाप्त कर दिया जाता है या तो निष्क्रिय कर दिया जाता है। यही सेम फार्मूला
अब यहाँ पे देखिए प्रतिरक्षी बी का निर्माण होगा, क्यों? क्योंकि प्रतिरक्षी बी बनाने वाली सारी कोशिकाएं जीवित हैं। जैसे ही शरीर में एंटीजन बी प्रवेश करेगा वह कोशिका एक्टिव होगी और एंटीबॉडी बी यानी प्रतिरक्षी बी का निर्माण कर देगी। सामान्य रूप से जो बच्चा पैदा होता है उसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती है। जैसे ही शरीर में बैक्टीरिया या न्यूट्रिशन के द्वारा, भोजन के द्वारा जब एंटीजन जाता है तब लिम्फोसाइट की कोशिकाएं एक्टिव होकर के एंटीबॉडी का निर्माण करती हैं। तो इस तरह से दूसरे में आप देख सकते हैं बी एंटीजन है, तो इस बी एंटीजन को जो कोशिकाएं पहचानेंगी, सपोज करो ये पहचान करके सक्रिय होकर के एंटीबॉडी बी का निर्माण करेगी, तो ये कोशिकाएं लिम्फोसाइट की कोशिकाओं को डिलीट कर दिया जाता है, समाप्त कर दिया जाता है या तो निष्क्रिय कर दिया जाता है। इसलिए इस बी रुधिर वर्ग वाले व्यक्ति में प्रतिरक्षी बी का निर्माण नहीं होता है और इसमें किसका निर्माण होगा? प्रतिरक्षी ए का निर्माण होगा। यानी जो एंटीजन बी धारण करेगा उसमें प्रतिरक्षी ए का निर्माण होगा और प्रतिरक्षी बी का निर्माण नहीं होगा। अब तीसरे में देख लीजिए आप, इसमें चूंकि दोनों प्रकार के एंटीजन उपस्थित हैं, ए और बी दोनों, तो दोनों प्रकार की कोशिकाओं को डिलीट कर दिया जाएगा या तो निष्क्रिय कर दिया जाएगा। तो इसमें न तो अब चूंकि न एंटीबॉडी ए बनाने वाली कोशिका जीवित है न तो एंटीबॉडी बी बनाने वाली लिम्फोसाइट कोशिका जीवित है, इसलिए इसमें न तो एंटीबॉडी ए बनेगा न तो एंटीबॉडी बी बनेगा। अर्थात रुधिर वर्ग ए बी वाले व्यक्ति में न तो प्रतिरक्षी ए बनेगा न तो प्रतिरक्षी बी बनेगा, क्योंकि वह कोशिकाएं निष्क्रिय कर दी जाती हैं या तो डिलीट कर दी जाती हैं। इधर आके चौथे में हम लोग देखते हैं न तो एंटीजन ए प्रेजेंट है न तो एंटीजन बी प्रेजेंट है। तो एंटीजन ए बनाने वाली कोशिका और एंटीजन ए से सक्रिय होने वाली कोशिका और एंटीजन बी से सक्रिय होने वाली कोशिका दोनों जीवित रहती हैं। जैसे ही यह एंटीजन शरीर में प्रवेश करता है ये कोशिकाएं एक्टिव होकर के प्रतिरक्षी ए का निर्माण और प्रतिरक्षी बी का निर्माण कर देती हैं। इस तरह से दोस्तों आज हम लोगों ने देखा कि आरबीसी के प्लाज्मा मेम्ब्रान पे जो एंटीजन प्रेजेंट रहेगा वही उस व्यक्ति का रुधिर वर्ग होगा और जो एंटीजन आरबीसी के प्लाज्मा मेम्ब्रान पे प्रेजेंट रहेगा वह सेम प्रतिरक्षी उसके शरीर में नहीं बनेगा। अर्थात जो रुधिर वर्ग ए वाला है उसमें प्रतिरक्षी ए यानी एंटीबॉडी ए का निर्माण नहीं होगा। तो आइए हम इसकी समरी को ग्राफ के रूप में आपको दिखाएंगे कि अगर जीनोटाइप ए या AO होगा तो इस व्यक्ति में एंजाइम जो बनेगा वो एन एस्टिल गलैक्टोसामीन ट्रांसफरेज बनेगा और यह H मॉलिक्यूल्स पर जाकर के एन एस्टिल गलैक्टोसामीन ट्रांसफरेज को स्थानांतरित कर देगा और ये बन जाएगा ए एंटीजन। तो जिस व्यक्ति के आरबीसी के प्लाज्मा मेम्ब्रान में ए एंटीजन होगा तो उसको रुधिर वर्ग ए कहेंगे और उसमें जो प्रतिरक्षी बनेगी वह प्रतिरक्षी ए नहीं बनेगी, क्योंकि प्रतिरक्षी ए की कोशिकाओं को डिलीट कर दिया जाता है। तब ये बनाएगा प्रतिरक्षी बी यानी एंटीबॉडी बी का निर्माण करेगा। तो एंटीबॉडी बी या एंटीबॉडी ए यह पेंटामेरिक होते हैं, यानी 5 एंटीबॉडी के मॉलिक्यूल्स एक साथ जुड़ते हैं। देखिए 1 2 3 4 5, तो ये पेंटामेरिक होता है एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी भी। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि भारत में रुधिर वर्ग ए वाले जो व्यक्ति होते हैं वो 22.88% पाए जाते हैं। अब आ जाइए दूसरा रुधिर वर्ग हम लोग देखते हैं। यह जीनोटाइप या यह जीनोटाइप यानी IBIB या IBIO दोनों में से कोई होगा तो यह एंजाइम बनाएगा वो गलैक्टोज ट्रांसफरेज और यह H मॉलिक्यूल्स पर गलैक्टोज को ट्रांसफर कर देगा। तो इस तरह से यह बी एंटीजन बन जाएगा। तो अगर आरबीसी के प्लाज्मा मेम्ब्रान पर बी एंटीजन है तो यह रुधिर वर्ग बी हो जाएगा और रुधिर वर्ग वाले बी वाले व्यक्ति में कभी भी एंटीबॉडी बी का निर्माण नहीं होगा, इसके विपरीत एंटीबॉडी ए का निर्माण होगा। तो ये एंटीबॉडी ए
यह भी पेंटामेरिक होता है, लेकिन इसका यहाँ पे जहाँ से एंटीजन को ये कैप्चर करता है ये अंतर रहता है। ये आप यह देख सकते हैं, इसको हमने इस तरह से प्रदर्शित किया है और इसको दूसरे तरीके से। तो ये एंटीबॉडी बी है और ये एंटीबॉडी ए है। और तीसरा देख लीजिए, अगर यह जीनोटाइप होगा तो दोनों प्रकार के एंजाइम बनेंगे, एन एसिटिल गैलेक्टोसामीन ट्रांसफरेज और गैलेक्टोज ट्रांसफरेज। तो यह प्लाज्मा मेम्ब्रान पर ए एंटीजन और बी एंटीजन दोनों उपस्थित रहेंगे, तो यह ब्लड ग्रुप ए बी हो जाएगा। तो चूंकि दोनों एंटीजन उपस्थित हैं तो इसलिए दोनों एंटीजन को पहचानने वाले जितने भी लिम्फोसाइट होते हैं सबको निष्क्रिय या डिलीट कर दिया जाता है। इसलिए न तो एंटीबॉडी ए बनता है न तो एंटीबॉडी बी बनती है। अब यह देखिए पॉपुलेशन में कितना पाया जा रहा है, ब्लड ग्रुप ए 32.26 और ब्लड ग्रुप ए बी जो है 7.34% पाया जा रहा है। ये ब्लड ग्रुप बी है। ब्लड ग्रुप बी जो है वह 32.26 पाया जा रहा है। अब चौथा ब्लड ग्रुप हम लोग देख लेते हैं, जिसमें IOIO, चूंकि यह इनएक्टिव होता है जीन, तो जब जीन इनएक्टिव होगा इसका मतलब वह कोई एंजाइम नहीं बनाएगा। जब कोई एंजाइम नहीं बनाएगा तो आरबीसी के सरफेस पर सिर्फ और सिर्फ H एंटीजन पाए जाएंगे। तो H एंटीजन जो होता है उसको O से प्रदर्शित किया जाता है। अब यहाँ पे देखिए, न तो एंटीजन A है न तो B है, इसलिए जो भी एंटीजन A से रिएक्शन करने वाली कोशिकाएं लिम्फोसाइट की हैं वह भी जीवित रहेंगी और एंटीजन B से रिएक्शन करने वाली कोशिकाएं वह भी जीवित रहेगी। तब यह क्या करेगी, जैसे ही कोई भी एंटीजन A या एंटीजन B शरीर में प्रवेश करेगा तो एंटीबॉडी A भी बनाएगी यह और एंटीबॉडी B भी बनाएगी। तो इस तरह से यह पॉपुलेशन में 37.12% पाया जाता है, अर्थात सबसे ज़्यादा ब्लड ग्रुप O वाले उपस्थित होते हैं, उसके बाद ब्लड ग्रुप B वाले और उसके बाद ब्लड ग्रुप A वाले व्यक्ति होते हैं। AB वाले सबसे कम होते हैं क्योंकि इसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। तो यह प्रतिरक्षा रूप से देखा जाए तो यह कमज़ोर होता है क्योंकि इसमें कोई भी प्रतिरक्षी नहीं पाया जाता है। तो यह वीडियो का सारांश था दोस्तों। मेरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए ताकि हमारा मनोबल बढ़े और आपको इससे अच्छे वीडियो को मैं कंसेप्ट को आपके सामने प्रस्तुत कर सकूं। धन्यवाद दोस्तों।